नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं मेरे यूट्यूब चैनल KRCC बाय राकेश सर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। 12th मैथमेटिक्स के प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड 5वें लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम एक्सरसाइज 16.2 के प्रश्न लेते हैं। इससे पूर्व हमने चर्चा की है प्रायिकता गुणन नियम की, मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी और स्वतंत्र घटनाओं की, और उन पर आधारित प्रश्न है इसमें, तो उनकी चर्चा करते हैं। एक्सरसाइज 16.2 क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो दो घटनाएं A और B इस प्रकार है। प्रश्न में दिया गया दो घटनाएं A और B इस प्रकार है कि A के घटित होने की प्रायिकता 1/4 है और B के घटित होने की प्रायिकता 1/2 है, तथा A और B के एक साथ घटित होने की प्रायिकता 1/8 है। तो हमें ज्ञात करना है पी ए नहीं एंड या तथा बोलते हैं इसको, बी नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार अपने को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने हल में लिख दिया गया है पी ए बराबर 1/4, पी बी बराबर 1/2 तथा पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/8। अब हमें ज्ञात क्या करना है, पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार। तो यहाँ पे हम इसको ज्ञात करना है तो द मॉर्गन नियम लगा देते हैं। कौन सा नियम लगा देते हैं? द मॉर्गन। द मॉर्गन में क्या करता है द मॉर्गन नियम, यूनियन इंटरसेक्शन है उसको यूनियन बना देना है, और बार है वो पूरे के लगा देना है, पूरे का बार लगा देना है। ये बार टूटता है तो ए का बार बी का बार हो जाता है, यूनियन इंटरसेक्शन बन जाता है। अब किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस उसके नहीं घटित होने की प्रायिकता का जोड़ कितना होता है? 1 होता है। अर्थात पी ए यूनियन बी प्लस पी ए यूनियन बी का बार बराबर 1 होगा। तो पी ए यूनियन बी के बार को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस पी ए यूनियन बी। अब पी ए यूनियन बी को क्या लिखा जा सकता है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, कोष्टक के अंदर लिख देंगे। तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। चूंकि ए और बी के बारे में ये नहीं बताया गया कि परस्पर अपोजी है क्या है, ठीक है, हमें ये ज्ञात करने के लिए कहा गया है, तो हम यहाँ पे कंप्लीट फॉर्मूला लगाएंगे, ये ध्यान देना। अब इसमें पी ए पी बी और पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू रखनी है। तो पी ए का मान रख देते 1/4, पी बी का मान 1/2 और माइनस 1/8 है। तो ये आधार पाव कितना हो गया? 3/4 पूर्ण हो गया। पूर्ण में से 1/8 निकालना है। अब इसका दुगुना कर लीजिए तो ये 6/8 हो जाएगा। 6/8 में से 1/8 घटाओगे तो आपका 5/8 आएगा। 1 माइनस 5/8। तो ये लघुत्तम ले लेंगे तो 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 3/8। तो ये इसका अभिष्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? यदि पी ए बराबर 0.4 अर्थात 0.4 है और पी बी बराबर P है तथा पी ए यूनियन बी यानी ए या बी के घटित होने की प्रायिकता 0.6 है तथा ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। क्या है? स्वतंत्र घटनाएं दिया हुआ है, तब पी का मान अपने को ज्ञात करना है। तो दिया गया हमें पी ए बराबर 0.4 और पी बी P है और पी ए यूनियन बी 0.6 है एवं ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। अर्थात स्वतंत्र घटनाओं के लिए क्या होगा? पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए पी बी होगा। तो हमें पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए पी बी होगा। तो हमें पी का मान ज्ञात करना है। चूंकि पी ए यूनियन बी क्या होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, और ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो यहाँ पे पी ए पी बी रख देंगे। बाकी एज इट इज पड़ा है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब पी ए यूनियन बी जिसका मान दिया हुआ वो रख देते हैं 0.6, और पी ए का मान 0.4 है और पी बी का मान P है, और ये 0.4 इंटू पी बी इजक्वल टू P, ये रख दिया। अब इसको इसमें से घटा लेते हैं। 0.6 में से 0.4 चला जाएगा और यहाँ पे से P में से 0.4 घटा देते हैं, ठीक है। तो 0.6 में से 0.4 गया तो 0.2 बच गया। अब P में से 0.4P घटाते तो 0.6P बच जाएगा। अब इसमें भाग देते 0.2 में 0.6 का, पॉइंट हट जाएगा तो 2/6 दशमलव हटा लेंगे तो ये 1/3 इसका आंसर आएगा। तो 1 नंबर के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? यदि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, दिया हुआ है, तो स्वतंत्र घटना में कौन सी कंडीशन लगती है? P
पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए पी बी, तथा पी ए बराबर 0.3 और पी बी बराबर 0.4 है, तब ज्ञात कीजिए। ये 4 पॉइंट्स हैं यहीं पे लिखे हैं आंसर में, ये अपने को ज्ञात करने हैं, तो इनको साथ में देख लेते हैं। तो दिया गया है ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, अर्थात पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए पी बी। अब चूंकि पी ए क्या दे रखा है 0.3 और पी बी कितना दे रखा है 0.4। अब नंबर 1 पहला पॉइंट क्या ज्ञात करना है, पी ए इंटरसेक्शन बी। चूंकि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं, इसको पी ए पी बी लिख सकते हैं। तो 0.3 को 0.4 से गुणा कर लेते हैं, 0.12 आ जाएगा इसका आंसर। अब पी ए यूनियन बी क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए क्या है 0.3 प्लस 0.4 माइनस ये ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाला है 0.12। तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो 0.7 आ जाएगा, और इसमें से 0.12 घटा देंगे, इसको 0.70 कर सकते हैं। 0.12 घटाएंगे तो 0.58 आ जाएगा, तो ये दूसरे का आंसर हो जाएगा। अब तीसरे की तरफ चलते हैं। ए के घटित होने की प्रायिकता जबकि बी घटित हो चुकी है, ये निकालना है। तो क्या होगा, इन दोनों के एक साथ घटित होने की प्रायिकता पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी। एक साथ घटित होने की प्रायिकता 0.12 निकाली हमने, और पी बी कितना है अपने पास 0.4, 0.4 है, तो इसमें इसका भाग दे देते हैं 0.3 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार फोर्थ लेते हैं पी बी बाई ए। पी बी बाई ए क्या है, बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी कह सकते हैं इसको, क्योंकि बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है इंटरसेक्शन। और नीचे पी ए आ जाएगा, तो 0.12 में भाग देंगे 0.3 का, तो 0.4 ये आंसर इसका आ जाएगा अपने पास। प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं जहाँ पी ए बराबर 0.3 और पी बी बराबर 0.6 है, तो ज्ञात कीजिए पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी का बार, और पी ए यूनियन बी और पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ये ज्ञात करनी है अपने को। तो दिया गया है पी ए बराबर 0.3, पी बी 0.6 दे रखा है। अब ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए पी बी होगा, ये अपने को पता है। ठीक है, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए पी बी होगा, तो पी ए इंटरसेक्शन बी को पी ए पी बी लिखा जा सकता है। तो इसका मान यहाँ पे रख दिया, पहला ज्ञात करें हम। तो 0.3 गुणा 0.6, इनको गुणा कर लिया तो 0.18 आंसर आ जाएगा अपना। अब हमने पीछे एग्जाम्पल नंबर 15 में पढ़ा था कि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो ए और बी बार भी स्वतंत्र घटनाएं होगी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बार को क्या लिखा जा सकता है, पी ए पी बी बार। पी बी बार का मतलब क्या है, बी के घटित नहीं होने की प्रायिकता, वो क्या होगा 1 माइनस बी के घटित होने की प्रायिकता। तो पी ए का मान 0.3 और पी बी का मान 1 माइनस 0.6, तो ये कितना हो गया, 1 माइनस 0.6 घटा देते हैं 0.4 आ गया, और ये 0.3 गुणा 0.4 0.12 आंसर इसका आ जाएगा। तीसरा पार्ट लेते हैं इसका। तीसरा पार्ट क्या है, पी ए यूनियन बी की प्रायिकता ज्ञात करनी है। वो क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी। तो पी ए का मान 0.3, ये 0.6 है, और माइनस 0.18 ये हमने पीछे अभी निकाला है। ठीक है, तो ये 0.90 कर सकते हैं, इसको 0.18 घटा देते हैं तो 0.72 ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब ये आप सीधा ही निकाल सकते थे, इसको हमने यहाँ पे निकाल दिया है। चौथा, पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार है। अब ये समझने की दृष्टि से ये फॉर्मूला भी दी बेस्ट हो सकता है, क्योंकि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो इसको पी ए पी बी, पी ए बार बी बार गुणा करके भी सीधा हम निकाल सकते हैं। क्योंकि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो ए बार और बी बार भी स्वतंत्र घटनाएं की, तो इसको सीधा भी किया जा सकता है, हम आपको बता देते हैं। बराबर क्या लिख लेंगे, पी ए बार गुणा पी बी बार। पी ए बार कैसे निकालेंगे, 1 माइनस पी ए, और पी बी बार कैसे निकालेंगे, 1 माइनस पी बी से, और इन दोनों घटा के गुणा कर देंगे। तो सीधा वैसे भी किया जा सकता है, ऐसे भी किया जा सकता है। अगर वो स्वतंत्र घटनाएं नहीं है तो इसी प्रोसेस से करना पड़ेगा, या ध्यान दे लेना। तो दोनों तरीके आप सीख सकते हैं सीखने के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो इसको द मॉर्गन नियम से पी ए यूनियन बी का बार लगा दिया, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस पी ए यूनियन बी,
और पी ए यूनियन बी क्या है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये पीछे के प्रश्न में हमने किया है, इस प्रकार का आ चुका है अपने पास। तो 0.3 प्लस 0.6 माइनस 0.3 गुणा 0.6। तो इसको सरल हमने पीछे किया है, ये ऊपर देखिए ये का ये वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो इससे भी कर सकते हैं। तो 0.28 हो गया। और अदरवाइज आप सीधा भी यहाँ पे निकाल सकते हैं, चूंकि ये दोनों भी स्वतंत्र घटनाएं होगी ना, एग्जाम्पल नंबर 15 में हम प्रूव कर चुके हैं। तो सीधा पी ए बार पी बी बार से गुणा करके भी निकाल सकते हैं, उस तरीके से भी। तो ये एग्जाम्पल 4 हमारा हो गया। एग्जाम्पल 5 की तरफ चलते हैं, सॉरी एग्जाम्पल नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन चल रहे अपने 16.2 के। तो क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। एक थैले में 5 सफ़ेद और 7 लाल तथा 8 काली गेंद है। ठीक है, यदि 4 गेंदों को एक एक करके बिना प्रतिस्थापन, यानी वापिस नहीं डालना है, बिना प्रतिस्थापन का मतलब वापिस नहीं डालना है, के निकाला जाए तो सभी गेंदों के सफ़ेद होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो 4 गेंद है वो बिना प्रतिस्थापन के एक के बाद एक निकाली जाती है, उन सभी के सफ़ेद होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो आप सोचिए इसमें कौन सी थ्योरम लगेगी, कैसे ये क्वेश्चन होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या ये आश्रित घटनाएं होगी, स्वतंत्र घटनाएं नहीं है, क्योंकि अगली जो घटना की प्रोबेबिलिटी है वो पिछली पर डिपेंड करती है। एक बॉल निकल जाएगी तो टोटल बॉल कम हो जाएगी, इसलिए आश्रित घटनाएं होंगी। अब हमने आपकी सुविधा के लिए एक थैला बना दिया है, इसमें 5 सफ़ेद और 7 लाल और 8 काली बॉल हैं। टोटल कितने हो गए, 8 7 15 5 20 बॉल हो गई। तो थैले में कुल गेंद ये हो गई। एक एक करके बिना प्रतिस्थापना के 4 गेंद निकालना आश्रित घटना है, डिपेंडेंट इवेंट्स है, इंडिपेंडेंट नहीं है। अतः अभीष्ट प्रायिकता या प्रायिकता गुणन नियम से हम सीधा ही निकाल सकते हैं। तो चारों बॉल सफ़ेद, पहली दूसरी तीसरी चौथी, पहली बॉल सफ़ेद तथा दूसरी सफ़ेद, तीसरी सफ़ेद, चौथी सफ़ेद की प्रायिकता गुणन नियम से आएगी। पहली बॉल के सफ़ेद होने की प्रायिकता गुणा दूसरी बॉल के सफ़ेद होने की प्रायिकता, जबकि पहली सफ़ेद निकल चुकी है। अब तीसरी बॉल के सफ़ेद होने की प्रायिकता, जबकि पहली दोनों सफ़ेद निकल चुकी है। इसी प्रकार चौथी बॉल के W4 के सफ़ेद होने की प्रायिकता, जबकि तीनों सफ़ेद निकल चुकी है। तो ये सूत्र एक बार पुनः देख लीजिए। चारों की सफ़ेद बॉल यानी चारों गेंद सफ़ेद होनी चाहिए। तो कंडीशनल हो गई ना, क्योंकि वापिस नहीं डाली जा रही है, इसलिए प्रायिकता गुणन नियम का सूत्र लगेगा। अब आप इनको डिटेल में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि W1 पहली गेंद सफ़ेद होने की घटना है, W2 दूसरी गेंद सफ़ेद होने की घटना है, और ऐसे चलते चलते W4 चतुर्थ गेंद सफ़ेद होने की घटना को व्यक्त करता है। तो उससे संबंधित ये प्रोबेबिलिटी हो गई। तो पहली बॉल की सफ़ेद होने की घटना और दूसरी बॉल की सफ़ेद होने की घटना, जबकि पहली बॉल सफ़ेद हो चुकी है या निकल चुकी है, निकल चुकी है सॉरी, ठीक है। और तीसरी बॉल की सफ़ेद होने की प्रायिकता, जबकि दोनों बॉल सफ़ेद निकल चुकी है। इसी प्रकार चौथी बॉल के सफ़ेद बॉल होने की प्रायिकता, जबकि तीनों सफ़ेद बॉल निकल चुकी है। तो पहली अपने पास सफ़ेद गेंद कितनी है, 5। तो सफ़ेद गेंद के अनुकूल अवसर 5 हो गए, बटा कुल निशेष स्थितियाँ कितनी होगी। हाथ थैले में डालेंगे तो जाएगा 20 में, लेकिन सफ़ेद में जाना चाहिए, तभी तो सफ़ेद बॉल हाथ लगेगी अपने। तो 5/20 गुणा दूसरी सफ़ेद 4/19, क्योंकि सफ़ेद एक कम हो गई, टोटल बॉल भी एक कम हो गई, 4/19। फिर 3/18 गुणा 2/17। समझ गए ये। तो इनको सरल कर लेते हैं अपने। तो ये सरल करते हैं तब ये सिंपल सा है, 5 चौके 20, ये इससे कट जाएगा और ये हो जाएगा, ये 6 इससे कटेगा, तो ये 3 बार 6, ये दोनों मिलके 6 हो गए ना, गुणा हो जाएंगे, 6 इससे कटेगा 3 बार, 17 गुणा 19, इनको गुणा करते हैं तो 969। ये हमारा रिक्वायर्ड इसका आंसर जो भी है वह आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। यदि एक पासे को 3 बार उछाला जाए, एक पासे को कितनी बार उछाल रहे हैं ध्यान से, मन रूपी आंगन में आप पासे को उछाल सकते हैं और ये इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि एक पासे को 3 बार उछाला जाए तो कम से कम एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। कम से कम एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो हमने एक सूत्र पढ़ा था एग्जाम्पल नंबर 16 में, आप ध्यान दीजिए। कम से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस किसी भी घटना के घटित न होने की प्रायिकता। याद आ रहा है आपको? इस प्रकार का हमने सूत्र अध्ययन
किया था, कम से कम एक घटना घटित होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस किसी भी घटना की घटित न होने की प्रायिकता। तो अपने को कम से कम एक बार विषम संख्या आना है। तो हो सकता है एक बार आ सकती है, फिर 2 बार आ सकती है, तीनों ही बार आ सकती है, क्योंकि 3 बार उछाल रहे हैं। तो तीनों बार नहीं आने वाली कंडीशन को हम निकाल देंगे, ठीक है ना। तो पहले ये देख लेते हैं, एक पासे को उछालने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो पी ओ ओड नंबर है ना, ओड विषम संख्या कितनी होती है अपने को पता है, 1 3 5। तो विषम के अनुकूल अवसर 3 बटा कुल निशेष स्थितियां 6, तो 1/2। तो विषम संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी अपने पास है 1/2। विषम संख्या नहीं आने की भी प्रायिकता यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो पी ओ बार बराबर क्या होगा 1 माइनस पी ओ। तो इसके नहीं घटित होने की प्रायिकता, तो 1 माइनस घटित होने की प्रायिकता 1 माइनस 1/2 1/2 आ गई। अब चूंकि हम जानते हैं कम से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस किसी भी घटना की घटित न होने की प्रायिकता। एग्जाम्पल नंबर 16 किया था हमने। तो कम से कम एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता, कम से कम एक बार मतलब है एक बार भी आ सकती है, या 2 बार भी आ सकती है, 3 बार भी आ सकती है, लेकिन किसी भी बार नहीं आना वो घटा देते हैं। तो कम से कम एक बार विषम संख्या आना 1 माइनस किसी भी बार विषम संख्या नहीं आना। अब चूंकि विषम संख्या पहली बार आना, दूसरी बार आना, तीसरी बार आना, ये क्या है स्वतंत्र घटनाएं हैं। क्या है स्वतंत्र घटनाएं। तो पी ओ बार पी यानी पहली बार विषम संख्या तो पी ओ 1 बार, पी ओ 2 बार, पी ओ 3 बार। यानी हमने पहली बार पासे को उछाला तो विषम संख्या आ सकती है, दूसरी बार उछाला तो विषम संख्या आ सकती है। अब पहली बार विषम संख्या आना दूसरी बार आने पर निर्भर करता है क्या, क्योंकि दोनों उछाल एक दूसरे से स्वतंत्र है, तो यहाँ पे घटनाएं स्वतंत्र है। तो कम से कम एक बार विषम संख्या आना बराबर क्या होगा 1 माइनस किसी भी बार विषम संख्या न आने की प्रायिकता का गुणनफल हो जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 विषम संख्या न आने की प्रायिकता ये निकाली हमने। तो 1 माइनस 1/8, इसको सरल करते हैं तो ये 7/8 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल ये क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है। चूंकि हम चीज़ों की जानकारी आपको वस्तु की या ये जो भी टॉपिक्स है कंटेंट है विषय वस्तु की जानकारी आपको दे चुके हैं, इसलिए हम इनको क्वेश्चनों को है ना वो ज़्यादा डिटेल्ड में बहुत ज़्यादा ये मतलब चीज़ें न लिखते हुए सीधा हम इनको लिख सकते हैं इस हिसाब से। ठीक है, क्योंकि इनके बारे में हमने काफ़ी चर्चा कर ली है। तो कम से कम एक बार, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो कम से कम एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता 1 माइनस किसी भी बार विषम संख्या न आने की प्रायिकता से गुणा कर लेते हैं। तो 1 माइनस 1/8 बराबर 1 माइनस 1/8 बराबर क्या आ जाएगा 7/8 आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 52 पत्तों की गड्डी है में से यादृच्छिक है रैंडमली बिना प्रतिस्थापन, जहाँ पे बिना प्रतिस्थापन है वहाँ पे प्रायिकता गुणन नियम के चांसेस 100% हो जाते हैं। तो बिना प्रतिस्थापन किए 2 पत्ते निकाले गए हैं। इन दोनों पत्तों के काले रंग का पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। काले रंग के पत्ते होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो हमें पता है ताश की गड्डी में अपने पास 2 रंग होते हैं, लाल और काला। ठीक है, लाल कलर के भी 26 पत्ते होते हैं, काले के भी अपने पास 26 पत्ते होते हैं। तो अपने को क्या काले रंग के पत्ते। अब काले रंग में कौन कौन सी होंगी, चिड़िया प्लस हुक्म होगा। तो इनकी जानकारी हम दे चुके हैं, तो इसका उल्लेख यहाँ पे नहीं किया है। तो काले रंग के अपने पास 26 पत्ते होंगे, ध्यान रखना। तो हम अभीष्ट प्रायिकता सीधी लिख रहे हैं। अभीष्ट प्रायिकता इसको आप थोड़ा डिटेल्ड में लिख सकते हैं कि पहली बार काले रंग का पत्ता आने की घटना को B1 के इससे व्यक्त करें और दूसरी बार आने की घटना को B2 से व्यक्त करें। तो अभीष्ट प्रायिकता हमने सीधा ही लिख दिया P B1 B2, पहली बार काला आना तथा दूसरी बार काला आना पत्ता। अब पहली बार काले आने के काले पत्ते आने की प्रायिकता कितनी होगी 26/52, क्योंकि काले के अनुकूल अवसर 26 हो गए, चिड़िया प्लस हुक्म के पत्ते 26 और टोटल है कितने एग्जॉस्टिव इवेंट्स या निशेष स्थितियां 52। अब दूसरी बार काला पत्ता आने की प्रायिकता, जबकि पहली बार काला आ चुका है, काला निकल चुका है ना, तो एक पत्ता वैसे निकल गया काले में से, तो 25 और टोटल पत्तों में भी से एक पत्ता कम हो गया तो 51। तो ये 26 2 52 हो गया, 1/2 गुणा 25/51। सरल कर लेते हैं तो 25/102 इसका आंसर
हो जाएगा। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा आपको लैंग्वेज को समझना है और कंपटीशन के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आप इसको ध्यान दीजिए। और कंपटीशन में प्रोबेबिलिटी आती है, जो इन चीज़ों में आगे रहेगा वो कंपटीशन को निश्चित रूप से क्रैक करके आगे निकल जाएगा और अपना नाम रोशन कर पाएगा। प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या कर रहा है, 2 सिक्कों को उछाला गया। तो 2 सिक्के, ये चीज़ें दी हुई थी। प्रश्न के साथ ही आपका दिमाग एक्टिव रहना चाहिए, काम करना चाहिए। मन रूपी आंगन में आप 2 सिक्के उछालिए, क्या क्या हो सकता है, सोचिए इसके बारे में। तो दो चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कितने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, 2 चित आने की, जबकि यह ज्ञात है कि कम से कम एक चित आ चुका है, एक घटना घटित हो चुकी है, अर्थात यह भी सहप्रतिबंधित प्रायिकता से संबंधित क्वेश्चन हो गया है। तो हमें पता है जो घटना घटित हो चुकी है हम उसको F मानते हैं और जिसकी प्रायिकता निकालनी है उसको हम E मानते हैं। तो 2 सिक्कों को उछालने से संबंधित प्रतिदर समष्टि S बराबर क्या होगा, H H H T T H T T आएगा। 1 रुपया 2 रुपये के सिक्के को उछाल लेते हैं, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल आएगा। अब माना ये क्या है, 2 चित आना, 2 चित आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है ना, तो जिसको ज्ञात करना उसको E मान लिया, तो H H। तो इसके अनुकूल अवसर कितना है, एक ही तो है ये 4 में से, ये कितने हैं, नंबर ऑफ ई। एवं घटना F क्या, कम से कम एक चित आना। तो कम से कम एक चित आना, उसमें एक अचित तो हो गई H T T H, दोनों चित भी आ सकते हैं। लड्डू वाला एग्जाम्पल ध्यान रखिए आप, ठीक है। क्या ये दोनों घटनाएं घटित हो सकती है, कम से कम एक चित में दोनों चित भी आ सकते हैं, तो ये घटित हो सकती है एक साथ। तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन F 1 है। तो अब अपने को पूछा है प्रायिकता, 2 चित आने की प्रायिकता जबकि कम से कम एक चित आ चुका है, यानी यह घटना घटित हो चुकी है F अर्थात ये, तो नीचे 3 आएगा। अब इसमें से E कौन सी है, इसमें से E के अनुकूल कितना है, तो 1 ही है, तो 1/3। यह इसको लिखा जा सकता है नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन F बटा नंबर ऑफ F। अब नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन F कितना है, 1 बटा नंबर ऑफ F कितना है अपने पास, 3। तो ये आंसर आ जाता है 1/3। तो इस प्रकार हमारा 8वां क्वेश्चन भी हो जाता है बड़े ही सरल तरीके से। 10वां, ये 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 9वां प्रश्न थोड़ा लंबा है इसलिए हमने प्रश्न को नहीं लिखा है, आपको एक समझा देते हैं कि एक छात्रावास में हिंदी न्यूज़पेपर जो स्टूडेंट पढ़ते हैं वो 60% है। तो H फॉर हिंदी, N फॉर न्यूज़पेपर हमने ये लिखा है, मान लिया। तो हिंदी न्यूज़पेपर की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 60%। प्रोबेबिलिटी परसेंटेज में भी हो सकती है, क्यों, प्रतिशत 100 में से हो जाता है और प्रोबेबिलिटी होती है 1 में से। तो 1 का 100 से गुणा करके 100 में से निकाल लेते हैं। तो 1 में से निकाल लेंगे तो 60/100 3/5 आ जाएगी, क्योंकि अपने को पता है प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होती है और 0 1 के बराबर भी हो सकती है। तो इसलिए 1 में से ये 3/5 हो गया अपने पास। तो ये बोले एक छात्रावास में हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 60% है, यानी जितने स्टूडेंट है उसमें से, ठीक है। तो 3/5 इनकी प्रायिकता हो गई। और इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 40% हैं। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने हैं, 40%। तो 40/100 2/5 हो गई। और हिंदी तथा इंग्लिश दोनों न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने हैं, 20%। तो 20/100 1/5 हो गए, ठीक है। ये अपने को दिया हुआ है, तो ये आपके आराम से समझ में आ गया, इसमें प्रश्न की भाषा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो ये दिया हुआ है हिंदी न्यूज़पेपर वालों का और इंग्लिश न्यूज़पेपर और दोनों न्यूज़पेपर पढ़ने वालों का ये दे रखा है, तो ये हमने समझा दिया आपको। अब 1 नंबर में पूछा क्या है, न तो हिंदी, ये लिख दिया हमने पूरा, न तो हिंदी और न ही अंग्रेजी अखबार पढ़ने वाले की प्रायिकता ज्ञात करना है। और को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एंड और तथा हिंदी में। तो हिंदी न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ने वाली, न का मतलब हो गया बार, हिंदी भी नहीं पढ़ता है। तथा का मतलब हो गया इंटरसेक्शन, एंड का मतलब इंटरसेक्शन। और इंग्लिश न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ता है। तो ये प्रोबेबिलिटी अपने को ज्ञात करनी है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। तो पहले हम द मॉर्गन नियम लगा देते हैं। कौन सा, द मॉर्गन। इंटरसेक्शन को क्या बना देंगे, यूनियन, और बार लगा देंगे पूरे पे क्या लगा देंगे, बार। अब हमें पता है किसी घटना घटित होने की प्लस उसके नहीं घटित होने की प्रायिकता का जोड़ 1 होता है, इन दोनों का जोड़ 1 होगा। तो ये बराबर 1 - PHN यूनियन EN आ जाएगा।
अब ये एच एन यूनियन ई एन है, इसको क्या लिख सकते हैं, यूनियन में पी एच एन प्लस पी ई एन माइनस पी एच एन इंटरसेक्शन ई एन। तो ये लिखा जा सकता है, ये फॉर्मूला काफ़ी बार आ रहा है। तो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी है अपने पास, 3/5, और इंग्लिश वालों की 2/5, और ये दोनों की पढ़ने वालों की कितनी, 1/5। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका, 5/5 में से 1/5 घटा लेंगे तो ये 4/5 आ जाएगा। तो 1 माइनस 4/5, सॉरी ये वैल्यू देखिए अब दिख रही है आपको। तो 1 माइनस यहाँ पे 3/5 रख दिया, ये 2/5 माइनस 1/5, तो ये 5/5 में से 1/5 घटा देंगे तो 1 माइनस 4/5। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 5 माइनस 4/5 1/5। तो 1/5। अब इसका परसेंटेज में क्वेश्चन दिया हुआ था, परसेंटेज में आंसर निकालना चाहते हो तो गुणा 100 से कर देना है। तो 20% ऐसे है जो न तो हिंदी का अखबार पढ़ते हैं और न ही इंग्लिश का अखबार पढ़ते हैं। इंग्लिश और हिंदी न्यूज़पेपर 20% है। छात्रावास में स्टूडेंट ऐसे जो दोनों ही न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। अब नंबर 2 में क्या कर रखा है, यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है, हिंदी का अखबार पढ़ती है तो अंग्रेजी का अखबार पढ़ने वाले होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो हिंदी का अखबार पढ़ चुकी है या पढ़ती है, भाई पढ़ती है यानी वह तो पहले से ही पढ़ती है, तो अंग्रेजी का अखबार यानी हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वो इंग्लिश न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है। तो यह घटना घटित हो चुकी है, इसलिए कंडीशनल हो गया ना। तो पी इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने वालों की प्रायिकता ज्ञात करना है, जबकि हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ चुके हैं। ऐसे कितने हैं जो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ चुके हैं फिर इंग्लिश भी पढ़ते हैं। तो इन दोनों के एक साथ घटित होने की प्रायिकता बटा हिंदी न्यूज़पेपर की प्रायिकता। तो इन दोनों के एक साथ घटित होने की प्रायिकता हमने कितनी निकाली अभी ऊपर, ये कितना निकाला हमने, पी ए इंटरसेक्शन ये 1/5 अपने को क्वेश्चन में दे रखा है 1/5, ये क्वेश्चन में दिया हुआ ऊपर वाला ये 1/5, और हिंदी न्यूज़पेपर की कितने दे रखी है अपने को, 3/5 है तो 5/3 हो जाएगा। तो इसको सरल कर लेते हैं तो ये 1/3 आंसर इसका आ जाएगा, 1/3। अब 100 से गुणा करेंगे तो लगभग 33% के लगभग आप मान सकते हैं। ठीक है, 33% ऐसे हैं जो इंग्लिश न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, हिंदी के न्यूज़पेपर तो साथ में पढ़ते ही हैं, इंग्लिश भी पढ़ते हैं। अब नंबर 3, यदि वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है तो इंग्लिश वाली घटना घटित हो चुकी है, तो हिंदी का अखबार भी पढ़ने वाले होने की घटना या प्रायिकता अपने को ज्ञात करनी है। ये इसका दूसरे पार्ट का जस्ट उल्टा है। ठीक है, अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है तो हिंदी का अखबार भी पढ़ने वाली होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है अपने को। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने वालों की प्रायिकता ज्ञात करनी है, जबकि इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ चुके हैं। तो इन दोनों की एक साथ घटित होने की प्रायिकता बटा इंग्लिश न्यूज़पेपर की प्रायिकता। अब एक साथ घटित होने की प्रायिकता 1/5 है, इंग्लिश न्यूज़पेपर वालों की कितनी है, 2/5 है। ठीक है, तो इसको उल्टा कर देते हैं, 5/2, 5/2, 5 से 5 कट गए तो 1/2, यानी 50% के लगभग ऐसे हैं जो इंग्लिश का अखबार पढ़ते हैं और हिंदी वाला न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं। ठीक है, वैसे भी आपको पता है इंग्लिश वाले जो इंग्लिश का अखबार पढ़ते हैं वो हिंदी का अखबार आराम से पढ़ सकते हैं, लेकिन हिंदी वाले इंग्लिश का अखबार पढ़े तो ये थोड़ी दिक्कत होती है। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन नॉर्मल वे में बनाया हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार हमारा 9वां क्वेश्चन भी हो गया। प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, ए कोई व्यक्ति या जो भी है अपने को दे रखा है ऑब्जेक्ट कि ए किसी पुस्तक की 90% समस्याओं को हल कर सकता है तथा बी उसी पुस्तक की 70% समस्याओं को हल कर सकता है। ठीक है, ए 90% हल कर सकता है और बी कितने 70% को हल कर सकता है। अब पुस्तक से यादृच्छिक चयनित किसी समस्या को उनमें से कम एक के द्वारा हल किए जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कम से कम एक के द्वारा हल किए जाने की अपने को क्या ज्ञात करनी है, प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है। तो ए के द्वारा हल करने को हम पी ए मान लेते हैं, तो पी ए कितना होगा 90%, 90% को 90/100 9/10 लिखा जा सकता है। बी द्वारा हल करना आप पी बी मान लेते हैं, ये प्रायिकता तो 70% दे रखी है ये, तो 70/100 = 7/10।
तो ए के द्वारा समस्या हल करने की प्रोबेबिलिटी ये है, बी के द्वारा हल करने की ये है। अब ए के द्वारा हल नहीं करने की भी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते पी ए बार, तो 1 - 9/10, तो ये आ जाएगा 10 - 9/10 यानी 1/10। और बी के द्वारा हल न करने की प्रायिकता भी निकाल लेते हैं, तो 1 - 7/10, तो 10 - 7/10 यानी 3/10। ठीक है। अब अपने को क्या कर रखा है प्रश्न में, ध्यान से देखिए, समस्या को उनमें से कम एक के द्वारा हल किए जाने की प्रायिकता। कम से कम एक के द्वारा मतलब ए हल कर ले या बी हल कर ले, दोनों में से कम एक हल कर ले, अर्थात ए हल कर ले बी हल न कर पाए, या ऐसा हो सकता है ए न कर पाए बी कर ले, या दोनों ही कर ले तो भी समस्या हल हो सकती है ना। लेकिन दोनों ही नहीं कर पाए, उस स्थिति को हमें इस यहाँ से निकालना होगा। तो एग्जाम्पल 16 वाला सूत्र लगेगा अपना, कम से कम एक के द्वारा हल किए जाने की प्रायिकता। कम से कम एक के द्वारा समस्या को हल किए जाने की प्रायिकता बराबर 1 - किसी के भी द्वारा हल न किए जाने की प्रायिकता। तो ए के द्वारा भी हल न किए जाने की प्रायिकता, बी के द्वारा भी हल न किए जाने की प्रायिकता। क्योंकि ये दोनों घटनाएं स्वतंत्र है, ए और बी, ए के द्वारा हल करना न करना बी पर निर्भर नहीं करता है, और बी के द्वारा हल करना न करना ए पर निर्भर नहीं करता है। तो इसलिए 1 - पी ए बार पी बी बार हो गया। अब पी ए बार मान कितना निकाला, 1/10, ये रख देते हैं, और पी बी बार का 3/10, तो ये 3/100 हो गया। तो ये 100 - 3 कर देते हैं, तो 97/100 आ जाएगा। तो 0.97 भी लिख सकते हैं, या परसेंटेज में लिखेंगे तो गुणा 100 कर देते हैं। तो 97% संभावना है कि समस्या हल हो जाएगी, यानी कम से कम एक व्यक्ति द्वारा समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि समस्या का समाधान हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रखा है, 3 विद्यार्थियों को गणित की एक समस्या को हल करने के लिए दिया गया। इन विद्यार्थियों के द्वारा समस्या को हल करने की प्रायिकता क्या है, क्रमशः 1/2, 1/3 व 1/4 है। तो समस्या के हल होने की क्या प्रायिकता है। तो हम मान लेते हैं 3 विद्यार्थी, तो पहले को ए मान लेते हैं हम। तो ए के द्वारा समस्या को हल करने की प्रायिकता पी ए बराबर 1/2 है। अब ए के द्वारा नहीं हल करने की प्रायिकता पी ए बार 1 - 1/2 बराबर 1/2 ही आ जाएगा। अब दूसरे विद्यार्थी को हम बी मान लेते हैं, तो बी के द्वारा हल करने की प्रायिकता 1/3। अब बी के द्वारा न हल करने की प्रायिकता 1 - 1/3 2/3 आ जाएगा। और तीसरे के द्वारा हल करने की घटना को हम सी मान लेते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बराबर 1/4। तो सी के द्वारा हल न करने की प्रायिकता 1 - 1/4 3/4। अब समस्या के हल हो जाने से क्या तात्पर्य है, 3 व्यक्तियों को हमने समस्या दी है ए बी सी को, तो समस्या से हल हो जाने से तात्पर्य कम से कम एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान से है। चाहे एक जना कर ले, चाहे दूसरा कर ले, चाहे तीसरा कर ले, चाहे 2 कर ले, चाहे तीनों कर ले। तो समस्या हल होने से तात्पर्य क्या होगा, कम से कम एक विद्यार्थी द्वारा समस्या समाधान से है। समस्या हल होने से तात्पर्य कम से कम एक विद्यार्थी द्वारा समस्या समाधान से है। अतः अभीष्ट प्रायिकता अर्थात कम से कम एक विद्यार्थी द्वारा समस्या समाधान की प्रायिकता 1 - किसी भी विद्यार्थी द्वारा समस्या समाधान न करने की प्रायिकता। तो पी ए बार पी बी बार पी सी बार, चूंकि ये घटनाएं स्वतंत्र हैं इसलिए अलग अलग लिखी जाएंगी। स्वतंत्र मतलब किसी एक व्यक्ति द्वारा समस्या को हल करना या न करना दूसरे पर निर्भर नहीं करता है। तो पी ए बार का मान अपने पास 1/2 है, पी बी बार का 2/3 है, और पी सी बार का 3/4 है। तो ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, तो 1 - 1/4, तो 3/4 3/4 1 में से गुणा 100 करके देखिए, या तो 3/4 आंसर लिख दीजिए, परसेंटेज में लिखना चाहते हैं तो गुणा 100 कर दीजिए, तो 75% संभावना है कि समस्या का समाधान हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। एक थैले में 5 सफ़ेद और 3 काली गेंद है, और थैले में से 4 गेंदें उत्तरोत्तर यानी एक के बाद एक है, बिना प्रतिस्थापन के। तो कंडीशनल हो गया मामला, ध्यान देना, बिना प्रतिस्थापन के निकाली जाती है। 4 गेंद निकाली, इन गेंदों के एकांतरत मतलब एक के बाद एक, यानी पहले काली आ रही है तो दूसरी बार सफ़ेद आएगी, पहले सफ़ेद आ रही है तो दूसरी बार काली आएगी, ऐसे एकांतरत विभिन्न रंगों के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।
ठीक है, तो हमने एक थैला सुविधा की दृष्टि से बना रखा है जिसमें 5 सफ़ेद और 3 काली अर्थात 8 गेंद हैं। कितनी? 8 बॉल्स हैं। अब सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता क्या? हम W1 से लिखते हैं, W से लिखेंगे और काली को B से लिखेंगे हम सीधा सा। तो हम सीधा ही अभीष्ट प्रायिकता इसकी जो भी होगी वो सीधी ज्ञात कर सकते हैं। और ये बिना प्रतिस्थापना के है, तो इस प्रकार के हमने कई प्रश्न कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये आश्रित घटना होगी। कौन सी घटना होगी? आश्रित घटना। तो अभीष्ट प्रायिकता क्या होगी? पहली बार ब्लैक आ जाए, फिर कल ये सफ़ेद आ जाए, दूसरी बार फिर ब्लैक आ जाए, तीसरी बार और चौथी बार सफ़ेद आ जाए। या ऐसे भी हो सकता है, या में प्रोबेबिलिटी जुड़ती है। अब यहाँ पे पहली बार ब्लैक आया तो कोई जरूरी थोड़ी पहली बार ब्लैक आए, तो पहली बार सफ़ेद आ सकता है, दूसरी बार ब्लैक, और तीसरी बार सफ़ेद, चौथी बार ब्लैक, ऐसे भी हो सकता है। तो ये अभीष्ट प्रोबेबिलिटी होगी। अब इसको कैसे लिखेंगे? इसको यहाँ में हमने नियमबद्ध लिख दिया है। पहली बार ब्लैक आने की प्रायिकता, अब दूसरी बार सफ़ेद आने की प्रायिकता, जबकि पहली बार ब्लैक निकल चुकी है, ये निकल चुकी है ब्लैक। अब तीसरी बार ब्लैक आने की प्रायिकता, जबकि पहली दूसरी बार ब्लैक और सफ़ेद निकल चुकी है। और चौथी बार सफ़ेद आने की प्रायिकता, जबकि पहली बार ब्लैक, दूसरी बार सफ़ेद और तीसरी बार ब्लैक निकल चुकी है। इसी प्रकार इसको यहाँ पे लिखा जा सकता है। तो पहली बार सफ़ेद आने की प्रायिकता और दूसरी बार ब्लैक गेंद आने की प्रायिकता, जबकि पहले सफ़ेद निकल चुकी है। अब तीसरी बार क्या होगा? सफ़ेद आने की प्रायिकता, जबकि पहली बार सफ़ेद, दूसरी बार ब्लैक निकल चुकी है। और इसी प्रकार चौथी बार ब्लैक निकलने की प्रायिकता, जबकि पहली बार सफ़ेद, दूसरी बार ब्लैक और तीसरी बार सफ़ेद निकल चुकी है। अब ध्यान से देखना, इसका मान रखते हैं PB1। तो पहली बार ब्लैक है तो 3/8। अब दूसरी बार सफ़ेद है तो 5/7 होगा, क्योंकि गेंद वापस नहीं रखी है, कुल गेंद कम हो जाएगी, सफ़ेद तो उतनी है। गुणा फिर क्या? अगली बार ब्लैक, तो ब्लैक में से एक ब्लैक निकल चुकी है तो 2/6, ऐसे कम हो जाएगा। फिर सफ़ेद है तो 4/5। समझ गए? ठीक है ना? ये पहली बार ब्लैक है, ब्लैक 3 है, बटा 8 कर देते हैं। ठीक है, टोटल 8 ही तो है। और गुणा में फिर सफ़ेद कितनी है? 5/7। एक गेंद कम हो चुकी है ना, फिर इसमें से एक कम हो चुकी है क्योंकि अपने पास ब्लैक भी जा चुकी है, तो 2/6 है गुणा, और ये 4/5। अब ये वाली कंडीशन लिख लिया, पहली बार सफ़ेद तो 5/8, फिर ब्लैक तो 3/7, एक गेंद कम हो चुकी है। फिर सफ़ेद में से भी एक कम, 4/6, एक 2 गेंदें कम हो चुकी है तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। फिर 3 कम हो चुके हैं तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। और इधर क्या है? ये वाली बॉल है जो आपकी ब्लैक है वो निकल चुकी है, तो ब्लैक में और कम हो जाएगी तो 2 आ जाएगी। तो इनको सरल कर लेते हैं अब। तो ये 5 से 5 कट जाएगा, ये दोनों मिलके 8 से कट जाएंगे, और इसका भाग इसमें 2 बार जाएगा तो 1/14 आएगा। इसी प्रकार ये भी 1/14 आएगा। इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो 2/14 आ जाएगा, बराबर हो गया 1/7। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर आएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन की दृष्टि से तो बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। एक्सरसाइज 16.2 के अंतिम क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया गया है, इस प्रश्न को भी हमने नहीं लिखा, ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है कि ए द्वारा समस्या समाधान है, उसकी प्रायिकता 1/2 है। इसको हम समझा देते हैं आपको। तो ए द्वारा समस्या समाधान की प्रायिकता कितनी है अपने पास? 1/2। और बी द्वारा समस्या समाधान की प्रायिकता 1/3 है। तो ए द्वारा समस्या समाधान नहीं करने की प्रायिकता कितनी होगी? PA बार 1 - 1/2, 1/2। और PB बार भी निकाल लेते हैं, 1 - 1/3, 2/3। ठीक है। अब प्रश्न अनुसार दोनों समस्या को स्वतंत्र रूप से हल करते हैं। तो जैसे दो स्टूडेंट है वो समस्या को हल कर रहे हैं, तो दोनों की इंटेलिजेंस ही अलग अलग है। तो पहला हल कर सकता हो सकता है दूसरा हल नहीं कर पाए, और दूसरा कर सकता हो सकता है पहला नहीं कर पाए, हो सकता है दोनों कर ले, और हो सकता है दोनों ही नहीं कर पाए। तो ये 4 होगी ना संभावना, इन चारों का जोड़ क्या होगा? 1 होगा, प्रोबेबिलिटी संबंधित। तो समस्या पहले में पूछा है, समस्या हल हो जाती है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो समस्या हल हो जाती से तात्पर्य कम से कम एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान से है। कम से कम एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान से आता है। कम से कम एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान की प्रायिकता 1 - किसी भी द्वारा समस्या समाधान न करना। तो ए के द्वारा भी नहीं करना तथा बी के द्वारा भी नहीं करना।
तो तथा ये इंटरसेक्शन लगेगा तो ये अलग अलग हो जाएंगे क्योंकि घटनाएं स्वतंत्र है। तो ए के द्वारा नए करने की प्रायिकता भी 1/2 और बी के द्वारा नए करने की 2/3 है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, तो 1 - 1/3 ये 2/3 आ जाएगा आंसर इसका। कितना आएगा? 2/3। अब है तथ्यता। तथ्यता का मतलब होता है एग्जैक्टली। एग्जैक्टली मतलब न कम न ज़्यादा। एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान की प्रायिकता, तो पी ए समस्या मान लीजिए समाधान नहीं कर सकता है, बी कर ले, ठीक है। या ऐसे हो सकता है ए कर ले समस्या का समाधान, बी नहीं कर पाए। अब ये घटनाएं स्वतंत्र है इसलिए अलग अलग लिखी जा सकती है। अब ए के द्वारा न करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है अपने पास है और बी के द्वारा 1/3। अब ए के द्वारा करने की समस्या समाधान करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और बी के द्वारा समस्या समाधान न करने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है। तो इनमें कट जाएगा ये, तो 1/3 ये, या काटिए मत, इसको 2/6 लिख लीजिए और यहाँ पे भी 1/6, तो ये 3/6 अर्थात 1/2 हो जाएगी। तो इस प्रकार ये हमारा 13वां प्रश्न भी हो गया। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और लाइक एवं शेयर करना न भूलें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। टिल देन जय श्री राम। आपका दिन मंगलमय हो।